हेलो फ्रेंड्स। भाई, डॉटर्स को बहुत दिन से जिस आज़ादी की प्रतीक्षा थी वो आखिरकार उन्हें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जजमेंट के साथ मिल ही गई। जी हाँ, सही मायने में जिस दिन ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है यानी कि 11th ऑफ अगस्त 2020 डॉटर्स के लिए उस दिन को इंडिपेंडेंस डे कहा जा सकता है। समुद्र तट पर आज घूमते घूमते इसी जजमेंट के रिमेनिंग पार्ट्स की डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई, जैसा कि हमने कहा था, थर्ड सिचुएशन के साथ हम आज के वीडियो का प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो, थर्ड सिचुएशन में एफ जो है ही डाइड इन 1995। डी के तीन भाई हैं, S1 S2 S3 एंड दे कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई इक्विटी हाउस। डी की शादी हो जाती है और डी अपने पति के साथ चली जाती है। पहला प्रश्न, क्या वो इस स्थिति में 2020 में पार्टीशन कर सकती है? अब इतनी सिंपल सिचुएशन तो है नहीं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है S1 S2 S3 जो है वो असर्ट करते हैं कि भाई पिता की मृत्यु के साथ ही जो है ओरल पार्टीशन हो चुका था इन 1995। क्योंकि डी की शादी पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा स्पेंड किया गया, तो तीनों भाई यानी S1 S2 S3 जो है वो प्रॉपर्टी को 1/3 ईच टू दैट एक्सटेंट वो अपने पास होल्ड करते हैं। पर यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि ओरल पार्टीशन का ऐसा कोई एविडेंस उनके पास प्रमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या डी जो है वो उसे इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में से? गुरुजी, जहाँ तक मुझे लगता है विनीता की जजमेंट के बाद तो डी को उसका शेयर मिलेगा। भाई गुगू, शाबाश, तुमने यहाँ पर बहुत लॉजिकल आंसर दिया है। तो देखो गर्ल्स, इस जजमेंट के बाद यानी विनीता की जजमेंट के बाद भाई जैसा कि फैक्ट्स दिए गए हैं कि इस सिचुएशन में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है या कॉन्टेम्परेनियस हमारे पास एविडेंस नहीं है कि भाई ओरल पार्टीशन वास्तव में हुआ था। तो इंडीड डी को 1/4 शेयर प्रॉपर्टी में से मिलेगा। क्योंकि भाई ओरल पार्टीशन हुआ है, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी तो होने चाहिए ना। तो भाई ये तो प्ली मानने योग्य नहीं लगती। ठीक है गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। मान लिया जाए कि ओरल पार्टीशन हुआ है और उसको सपोर्ट करने के लिए जो है हमारे पास कंटेम्परेनियस डॉक्यूमेंट्स भी हैं, एविडेंस भी हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो भाई राधी, मैं तुम्हें ये जवाब दूंगा। यहाँ पर भाई तुम्हारा प्रश्न यहाँ पर बहुत अप्रोप्रिएट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इस पॉइंट को लेकर जो है डिस्कशन हुआ है। तो जैसा कि तुमने सिचुएशन बताई कि अगर वास्तव में जो है ओरल पार्टीशन हुआ है और उसको सपोर्ट करने के लिए जो कंटेम्परेनियस एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं कि भाई जो पार्टीज थी इन 1995 उन्होंने यह सहमति जताई थी कि भाई जो भाई है ना S1 S2 S3 उनके मध्य जो बंटवारा है प्रॉपर्टी का या उनके मध्य उन तीनों को 1/3 ईच प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी जाएगी और डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो राधी और गुग्गू, अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि एफ की जब मृत्यु हुई इन 1995 तो जो सभी बच्चे थे वो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है पर उसमें एंटर हो गए। ठीक है, और डी ने भी यहाँ पर एनओसी दे दिया भाई लैंड अथॉरिटीज को कि भाई वो अपना जो शेयर है उसे छोड़ रही है, जो प्रॉपर्टी का शेयर है ना वो छोड़ रही है भाइयों के पक्ष में, यानी कि S1 S2 और S3 के पक्ष में। तो फिर यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी S1 S2 और S3 के नाम पर रजिस्टर कर दी गई फॉर्मली इन रिकॉर्ड्स ऑल्सो 1/3 ईच। डी की कंसेंट पे, अब ध्यान से सुनो, डी की कंसेंट पे
तो गर्ल्स अब यहाँ पर उसका जो राइट है वो डिफीट होता है, डी का जो राइट है। जजमेंट स्पेशली ये कहता है कि विशेषतः स्पेसिफिकली जब डी ने स्वयं एनओसी दिया है और इतने वर्षों तक उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो अब वो कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। फिर चाहे यहाँ पर जो है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट जो है और एनओसी जो है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, ठीक है, समझी। किंतु अब यहाँ पर ध्यान दो, सेफगार्ड के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है वो कहती है कि भाई, हेल्ड करती है कि भाई प्रूव करने का बर्डन यहाँ पर भाइयों का रहेगा, यानी कि S1, S2, S3 पर रहेगा कि भाई ओरल पार्टीशन स्वीकार करने के योग्य एक हैवी डॉक्यूमेंट है। और इस प्ली को स्वीकार करने से पहले कोर्ट है वो इंसिस्ट करेगा कि भाई जितने भी कंटेम्परेनियस एविडेंस है ना, उनको वो चेक करेगा पब्लिक डॉक्यूमेंट से, लैंड अथॉरिटी रिकॉर्ड से, रजिस्टर से, और देखेगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जानने की कोशिश करेगा कि भाई वास्तव में कोई ऐसा पार्टीशन हुआ भी था या नहीं, समझी। गुरुजी, अभी जो हमने अब केस में जो एग्जांपल लिया है, इसमें अगर ओरल पार्टीशन ना हो बट एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड हो, तो क्या तब भी जो है डी का कोई राइट नहीं बनता? ध्यान से सुनो गुग्गू, अब यहाँ पर अगर ये जो हमने अभी एग्जांपल किया है इसमें ओरल पार्टीशन की जगह पर रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड भी होती ना, तब भी जो था डी को कोई राइट नहीं था, शी हैज नो राइट। और यहाँ पर एक और चीज देखने लायक है कि जो पार्टीशन है वो तो अपने आप में 2005 में ही क्लोज हो गया है। तो इन दोनों वजहों से, एक तो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड है और दूसरा क्या कि पार्टीशन जो है 2005 में ही कंप्लीट हो चुका है, तो डी का अब यहाँ पर कोई राइट नहीं बनता, समझे। अब देखो, एक और सिचुएशन को लेकर हम यहाँ पर इस जजमेंट के कुछ और जो पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो, सिचुएशन नंबर 4, एफ जो है ही डाइड इन 1995। डी है और डी के 3 भाई S1, S2 और S3, वो तीनों क्या करते हैं, दे कॉन्टिन्यू टू ऑक्यूपाई इक्विटी हाउस। डी की शादी हो जाती है और वो ईयर 2000 में अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है, और बाई चांस उसे ईयर 2000 में ही कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी में से अपना शेयर मांगती है। सिंस देन जो था 2000 में वो को पार्टनर नहीं थी, तो उसे केवल एफ के जो शेयर है 1/4 शेयर, उसमें से जो शेयर मिलना था यानी कि 1/16 क्लास 1 हायर होने के कारण, तो वो उसे मिल जाता है, सूट की डिग्री हो जाती है, और पार्टीशन जो है वो 2000 में ही इटसेल्फ जो है क्लोज हो जाता है। किंतु भाई अब 2005 में जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो डी को लगता है कि शी गॉट अ रॉ डील, और अब वो क्या है, अपना कोपार्सनरी का जो है राइट जो है उसको क्लेम करना चाहती है एज अ कोपार्सनर। और वो 1/4 प्रॉपर्टी का शेयर क्लेम करना चाहती है, ना कि 1/16 जो उसको पहले मिल चुका है। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति होगी? गुरुजी, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति लगती है। हाँ, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज तो है राधी, बट इन कॉम्प्लेक्सिटीज को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जो जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट, इसने बिल्कुल दूर कर दिया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा अ बिग नो। डी को यहाँ पर 1/16 हिस्सा जो ऑलरेडी मिल चुका है, जिसकी की फाइनल डिग्री हो चुकी है, वही मिलेगा। क्योंकि भाई पार्टीशन जो है वो क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है,
और 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले ही जो है सबको उनके शेयर के अकॉर्डिंग क्या मिल चुका है, पार्टीशन में हिस्सा मिल चुका है। तो भाई जो एक बारी सेटलमेंट हो चुकी है वो दोबारा रीओपन नहीं की जाएगी। कोर्ट ने पार्टीशन के ऑर्डर भी दे दिए, फाइनल डिक्री भी हो गई, और पार्टीशन भी हो गया। तो भाई जो मैटर, जो पार्टीशन ऑलरेडी सेटल हो चुका है, अब उसको इसलिए तो नहीं ओपन किया जाएगा ना, डिस्टर्ब किया जाएगा कि भाई 2005 अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसने बेटियों को क्या किया, कोपार्सनरी में राइट दिया। तो अब यहां पर इस स्थिति में जब पार्टीशन ऑलरेडी सेटल हो चुका है तो अब उसे दोबारा से रीओपन नहीं किया जाएगा 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद भी। समझी? गुरुजी, मेरे माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि मान लीजिए कि अगर अभी फाइनल डिक्री नहीं हुई है केस की और अभी प्रीलिमिनरी डिक्री ही पास हुई है, तो क्या डी के लिए अभी कुछ डिफरेंट स्थिति रहने वाली है? देखो राधी और गुगु, हम एक फाइनल इलस्ट्रेशन लेते हैं यहाँ पर, सिचुएशन नंबर 5, और उसके जरिए आपके सभी प्रश्नों का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। देखो, एफ जो है ही डाइड इन 1995, और यहाँ पर डी जो उनकी बेटी हैं और डी के भाई हैं S1, S2 और S3, एंड दे कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई इक्विटी हाउस। डी की जो मैरिज है वो 2000 में हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ ससुराल चली जाती है। बाई चांस उसे फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक पार्टीशन सूट जो है वो फाइल करती है 2002 में अपने शेयर के लिए। क्योंकि अब तब वो 2002 में कोपार्टनर नहीं थी तो उसको केवल प्रॉपर्टी में से कितना शेयर मिलेगा, 1/16 शेयर मिलेगा, क्लास 1 हायर होने के कारण अपने पिता के 1/4 शेयर में से। ठीक है, इतना समझी? अब कोर्ट जो है वो एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास करती हैं 1/1/2004 को, और ये डिक्लेयर करते हुए कि भाई जो डी है उनका जो शेयर है 1/16 बनता है। पर अब यहां पर ये ध्यान दो कि इससे पहले पार्टीशन होता फैक्चुअली और फिजिकली। तो इसी समय के दौरान जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है वो आ जाता है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो डी हैं वो ओवरनाइट क्या बन जाती हैं, कोपार्टनर बन जाती हैं, उन्हें भी कोपार्टनरी में राइट मिल जाता है। तो अब यहाँ पर डी जो हैं वो 1/4 शेयर के लिए इंटाइटल्ड हैं, ना कि 1/16 जैसा कि प्रीलिमिनरी डिक्री में पास हुआ है। अब जो है उन्हें 1/4 शेयर मिलेगा, और जो न्यू लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग ही प्रीलिमिनरी डिक्री को क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर ना तो एक्चुअली ना फिजिकली जो है अभी पार्टीशन हुआ है, और न्यू लॉ की जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। उनके अकॉर्डिंग जो डी है अब वो इक्वल कोपार्टनर हैं अपने भाइयों की तरह। तो यहाँ पर इस जजमेंट के बाद डी की जो इंटाइटलमेंट है दैट इज फॉर 1/4 शेयर इंस्टेड ऑफ 1/16 जैसा कि प्रीलिमिनरी डिक्री में तय किया गया था। समझी? गुरुजी, इस तरह से तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और लैंडमार्क जजमेंट कही जा सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ, कुछ ऐसे ही लीगल प्रोविजंस और लैंडमार्क केसेस के साथ एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए चतुर और चाणक्य की टीम को इजाज़त। धन्यवाद।